इन्हें 20वीं सदी का सबसे अक्लमंद इंसान माना जाता है। उनके ब्रेन की बनावट, वायरिंग आम इंसान के ब्रेन से काफी अलग थी। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड के बारे में इंसान की सोच को बदल के रख दी। हमें लगा था हम जानते हैं यूनिवर्स में क्या होता है। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि हम गलत थे। लेकिन क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने का दूसरी दुनिया से कोई कनेक्शन था? हो सकता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट वाले इंसानों के पास खास एलियन जीन्स हों और इसीलिए वो आम इंसानों से बढ़कर हैं। और क्या उनका ब्रेन ब्रह्मांड के ज्ञान को समझने में सक्षम था? आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक टाइम ट्रेवल करके पास्ट या फ्यूचर में जा सकते हैं। भारत में और कई दूसरे देशों में लोग मानते हैं कि अतीत में दूसरे ग्रहों के लोग धरती पर आते थे। क्या ये वाकई सच है? क्या एंशिएंट एलियन की वजह से ही हमारा इतिहास इतना रहस्यमयी है? और क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन के जीनियस होने और अपनी सोच के जरिए दूसरी दुनिया में जाने के पीछे एलियंस का हाथ था? वो कौन थे? वो क्यों आए थे? वो क्या पीछे छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो वापस लौटेंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्री मिस्ट्रीज। द आइंस्टाइन फैक्टर। अफ्रीका के पश्चिमी समुद्र तट से 225 किलोमीटर दूर है प्रिंसिपी आइलैंड। 29 मई 1919 एक पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑर्थर एडिंगटन ने ऐसी तस्वीरें खींची जिनमें साफ दिखाई दे रहा था कि काले सूर्य के आसपास मौजूद स्टार लाइट डिफ्लेक्ट होती है। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी बिल्कुल सही है। थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहती है कि लाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में बेंड होती है, इसलिए जब ग्रहण सूर्य को ढक देता है तब सूर्य के आसपास के तारे दिखाई देते हैं। और चूंकि लाइट बेंड होती है तो इसलिए उनकी पोजीशन एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा अलग होती है। आइंस्टाइन बिल्कुल सही थे। उन्होंने जितना प्रेडिक्ट किया था लाइट उतनी ही बेंड होती है। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में यह हेडलाइन छपी थी कि आइंस्टाइन की थ्योरी 100% सही है। हम जितना समझते थे स्पेस उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे शख्स थे जो दुनिया भर में मशहूर थे और जिन्हें जीनियस के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कई चौंका देने वाली खोज की और आइजैक न्यूटन के लॉ ऑफ फिजिक्स की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने एक ऐसा विज्ञान बनाया था जो ब्रह्मांड को और बेहतर तरीके से समझ सके। आइंस्टाइन से पहले जो फिजिसिस्ट थे उनके मुताबिक स्पेस बिल्कुल एक सिंपल सी जगह थी जो कभी ना बदलती थी ना हिलती थी। उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते थे और कुछ इवेंट्स घटते थे। पर आइंस्टाइन का ये कहना था कि स्पेस में जो मैटर और एनर्जी मौजूद है वो स्पेस का शेप बदल सकते हैं, टाइम को मोड़ सकते हैं और स्पेस को बर्बाद या बिगाड़ भी सकते हैं। उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने स्पेस, टाइम और लाइट के बारे में हमारी सोच ही बदल दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पहले हमारी स्पेस को लेके जो सोच थी वो इतनी ही गलत थी जितना ये सोचना कि अर्थ राउंड नहीं फ्लैट होती है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें यूनिवर्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड चीज को अच्छी तरह से समझाया और हमें सही दिशा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जीनियस थे और वो जीनियस इसलिए थे क्योंकि उनकी सोच अलग थी। वो चीजों को अलग नजरिए से देखते थे और इसलिए वो उन एरियाज में प्रोग्रेस कर पाए जिनमें बाकी फंस गए थे और आगे के बारे में सोच नहीं पा रहे थे। आइंस्टाइन विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक इतनी महत्वपूर्ण खोज कैसे कर पाते थे? क्या वो बचपन से ही जीनियस थे या उन्हें दूसरी दुनिया वालों ने इन खोजों के लिए चुना था? अल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें फिजिक्स से संबंधित चीजों को लेकर बहुत जिज्ञासा रहती थी। जब वो छोटे थे तो उनके डैड ने उन्हें खास कंपास दिखाया था। उस कंपास को देखकर आइंस्टाइन बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए थे क्योंकि उसमें इनविजिबल फोर्स था जो कंपास के सुई को हिला रही थी और उन्हें जानना था कि वो फोर्स क्या है, कंपास क्या होता है, वो कैसे चलता है। छोटी सी उम्र में ही उनके ब्रेन में हजारों सवाल उमड़ते थे। उन्हें लगता था कि दुनिया रहस्यों से भरी है और उन्हें उन रहस्यों को सुलझाना है।
चीजों को लेकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने फिजिक्स पढ़ा और ज्यूरिख के स्विस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज में फिजिक्स की डिग्री हासिल की, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद भी उन्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। वो जो नौकरी करना चाहते थे उन्हें नहीं मिल रही थी। वो फिजिक्स पढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त के कहने पर कुछ समय के लिए पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। वहाँ स्टडी करने के वक्त उनका ब्रेन और शार्प हो गया और उन्हें उस जॉब में उन चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त मिला जिनके बारे में दिमाग बहुत सोचता था। इसी नौकरी के दौरान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ कुछ बहुत अनोखा हुआ। उन्हें कोई ऐसा तार मिला जिससे वो अपने ख्यालों के जरिए ज्ञान से भरी दुनिया से संपर्क करने लगे। प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यह मानना है कि वो ज्ञान की दुनिया एलियंस ने बनाई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन आसानी से अपने दिमाग को एक अलग दुनिया में ले जाते थे और वो पूरी तरह से उसमें खो जाते थे। वो उन्हें थॉट एक्सपेरिमेंट कहते थे। उनका कहना था कि वो अपने ख्यालों में चीजों को एक्चुअली एक्सपीरियंस करते थे। वो 3 डायमेंशनल ख्यालों में खो जाते थे, मानो वो जो सपना देखना चाहते हों आंखें बंद करते थे और उसे देखने लगते थे जैसे कुछ देर के लिए वो अलग दुनिया में जी रहे हों। वो स्पेस में पहुंच जाते थे और वहां से ख्यालों के जरिए नए आइडियाज ले आते थे। थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो विजुअली या ज्योमेट्रिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते जो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आइंस्टाइन ने थॉट एक्सपेरिमेंट से यह जानने की कोशिश की कि एक आदमी लाइट की बीम पर सवार होकर स्पेस में जा रहा है तो वो कैसा महसूस करेगा। तो वो उसके नजरिए से टाइम और स्पेस को देखते थे। वो अलग अलग विजुअल तरीके से फिजिक्स के बारे में सोचते थे। 1905 में खुद को इस तरह के थॉट एक्सपेरिमेंट में डुबोए रखने के बाद आइंस्टाइन ने 4 ऐसे साइंटिफिक पेपर्स लिखे जिन्होंने आगे जाकर इंसान की ब्रह्मांड के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया। उसी साल उन्होंने एक पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि एटम्स काल्पनिक नहीं है, वो सचमुच एग्जिस्ट करते हैं। उनके इस डिस्कवरी पर काफी सवाल उठे थे। आइंस्टाइन के एक पेपर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखा था। उस समय सब ये मानते थे कि लाइट एक वेव है। आइंस्टाइन ने कहा नहीं, लाइट छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल फोटोन से बनी है जो ट्रेवल करते हैं। ये डिस्कवर करने के बाद कि लाइट फोटोन से बनती है, आइंस्टाइन ने उसी लॉजिक को यूज करके एक ऐसी थ्योरी क्रिएट की जिससे आगे चलकर लेजर बने। आज हम हर काम के लिए लेजर का यूज करते हैं, आई सर्जरी से लेकर मेंटल काटने तक। उनके एक पेपर में ये इक्वेशन लिखा था, E = mc²। उनका कहना था कि हम मास को क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन की वजह से मास को और उसके यूज को समझ पाए। आइंस्टाइन ने दिखाया कि हम मास को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हैं। इसी लॉजिक को अप्लाई करके न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। उसी साल पब्लिश हुए उनके एक पेपर से उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की शुरुआत हुई थी। बड़े बड़े साइंटिस्ट शायद पूरे करियर में 4-5 चीजें डिस्कवर करते हैं, पर आइंस्टाइन ने 1 साल में करके दिखाई। ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब उन्होंने पेपर्स पब्लिश किए थे तो साइंस की दुनिया में जैसे तहलका मच गया। इमेजिन करिए कोई आपसे आके कहे कि आप अब तक जो भी जानते और समझते हैं स्पेस, टाइम और मैटर, एनर्जी के बारे में, वो सब गलत हैं। उन्होंने मैथमेटिक्स की इक्वेशन के जरिए यह साबित करके दिखाया कि हमारी सोच बिल्कुल गलत थी। उन पेपर्स को एनएस मिराबिलिस पेपर्स कहा जाता है क्योंकि वो एक मेडिकल ईयर था जिसमें इतनी सारी डिस्कवरीज हुई थी। आइंस्टाइन अपने थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए फिजिक्स के बारे में इतना कुछ कैसे जान और समझ लेते थे? क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का ये मानना सही है कि वो अपनी सोच की दुनिया के माध्यम से एलियंस की दुनिया में पहुंच जाते थे और एलियंस उन्हें ये सारी जानकारी देते थे? क्या वो उन्हें ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के बारे में बताया करते थे? आइंस्टाइन ने कहा था कि जब उन्होंने पहली बार रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था तो उनके दिमाग में जैसे तूफान चल रहा था। इससे यह जाहिर होता है कि उनका दिमाग दूसरे तरीके का था और उनके ब्रेन की वायरिंग यानी कनेक्शंस नॉर्मल ब्रेन से अलग थी। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन घंटों तक लगातार चेयर पर बैठे रहते थे और नए आइडियाज की खोज में डूबे रहते थे।
क्या वो ज्ञान की किसी एडवांस फील्ड से आइडिया को बाहर निकालने की कोशिश करते हो? ऐसा हो सकता है कि आइंस्टाइन अपनी सोच के जरिए उस फील्ड तक पहुंच सकते थे। अगर हम अपने इतिहास में झांके तो हम पाएंगे कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनके कंधे पर हम खड़े हैं, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने जो किया वो खुद नहीं किया है। कोई पावर है जो उनसे बहुत बड़ी है, उन्होंने उनसे ये करवाया है। सोच में आकर, सपने में आकर उन्होंने उन्हें रास्ता दिखाया है। यूनिवर्स से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनके जवाब यूनिवर्स में ही मौजूद हैं, और हो सकता है कि आइंस्टाइन को स्पेस में जाकर सवालों के जवाब ढूंढने का तरीका मालूम था। वो अपनी सोच के जरिए यूनिवर्स में मौजूद नॉलेज तक पहुंच सकते हो, और क्या पता उन्हें जाने की इजाजत हो। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें नॉलेज कैसे मिलती थी, लेकिन हो सकता है कि उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता था। शायद उनकी अंतरात्मा वहां यूनिवर्स में जाती थी और यूनिवर्स से नॉलेज को लेकर उनके ब्रेन तक पहुंचाया करती थी। क्या प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का यह मानना सही है कि थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की अंतरात्मा दूसरी दुनिया में जाती थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें दूसरी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इसका जवाब अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के टुकड़ों में मिल सकता है। प्रिस्टन, न्यू जर्सी, 18 अप्रैल 1955। मशहूर जीनियस कहे जाने वाले साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की दिल की बीमारी की वजह से मौत हो गई। कई घंटों के बाद प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट थॉमस हॉर्वी ने उनका ब्रेन उनके शरीर से निकाल लिया। जब 1955 में एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने उनका ब्रेन उनके सिर से निकाल लिया था। उन्होंने ब्रेन को निकालकर एक कुकी जार में रख दिया और उस जार को फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल से भर दिया। उन्होंने उसे कई साल तक छुपाकर अपने पास रखा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत के बाद जो अफवाह उड़ी थी कि आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया है, वो अफवाह नहीं, सच था। पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी कि आइंस्टाइन की जीनियस होने की वजह यानी उनका ब्रेन किसी के घर में कुकी के जार में रखा हुआ था। जब ये बात सामने आई तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ। उनका ब्रेन निकालने का मकसद सिर्फ उसे ट्रॉफी की तरह सजाकर रखना नहीं था, वो उसे समझना चाहते थे। इसलिए वो उनके ब्रेन के छोटे छोटे स्लाइसेस न्यूरोबायोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट को देने लगे ताकि वो स्टडी करके बता सकें कि उनके ब्रेन में क्या खास है। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, सन 2013। पोस्टमार्टम वाले हॉस्पिटल से 21 किलोमीटर दूर इस म्यूजियम की दीवार के पीछे जीनियस माने जाने वाले आइंस्टाइन के ब्रेन के कुछ हिस्सों को संभालकर छुपाकर रखा गया है। यहाँ मर्डर म्यूजियम में हमारे पास ममीफाइड ह्यूमन अवशेष हैं। अजीब तरीकों से मारे गए लोगों के स्केलेटन्स हैं। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है ये आइंस्टाइन का ब्रेन। हमारे पास कई तरह के आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन वो सब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। आइंस्टाइन का ब्रेन सिर्फ एक मेडिकल स्पेसिमेन नहीं है, क्योंकि वो एक आम ब्रेन नहीं है, वो दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान का ब्रेन है। 2011 में मटर म्यूजियम को आइंस्टाइन के ब्रेन के 46 स्लाइड्स मिले थे। उन्हें ये स्लाइड डॉक्टर लूजी रॉकर एडम्स ने दिए थे, जिन्हें ये स्लाइड्स थॉमस हार्वी के एक कर्मचारी से मिले थे। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे 40 सालों तक इन स्लाइड्स को ध्यान रखने का मौका मिला। मेरे हिसाब से ये एक साइंटिफिक खजाना है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आइंस्टाइन का ब्रेन बिल्कुल जवान इंसान के ब्रेन जैसा था। 76 वर्ष की उम्र में भी उनके ब्रेन के न्यूरॉन्स की कंडीशन बहुत अच्छी थी और ब्रेन में कोई कमजोरी या डिफेक्ट नहीं आया था। 76 साल की उम्र में भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग के न्यूरॉन्स एक जवान इंसान के ब्रेन जैसे स्वस्थ कैसे हो सकते हैं? उनका ब्रेन दूसरे इंसानों के ब्रेन से अलग क्यों है?
आइंस्टाइन का पैराइटल लोब यानी ब्रेन का वो हिस्सा जो नंबर्स को समझता है और हैंडल करता है और सोचने की क्रिया में सबसे सक्रिय है, बाकी इंसानों के ब्रेन के मुकाबले 15% ज्यादा चौड़ा है।